हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रीट के लिए महत्वपूर्ण रहती है हिंदी शिक्षण विधियां। ठीक है, हिंदी शिक्षण विधियां आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। आज आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी शिक्षण की जो विधि है ना, वो पूरी की पूरी आपको समझ में आने वाली है और शॉर्ट तरीके से मैंने इसको तैयार किया है, तो आप लास्ट तक जरूर देखना। हिंदी शिक्षण के अंदर हम गद्य पद्य शिक्षण देखते हैं, एकाकी शिक्षण देखते हैं, बहुत सारे जो शिक्षण है, पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, एकाकी शिक्षण। उसके बाद में हम देखेंगे एकाकी के बाद में जो शिक्षण आता है ना, वो देखना है रचना शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, कहानी शिक्षण। इनके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा है वो प्रदान करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब विद्यालय स्तर पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से रहते हैं। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, यानी गद्य शिक्षण है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के अंदर शब्द भंडार की वृद्धि करना, छात्रों द्वारा उच्चारणों को शुद्ध करना, छात्रों को पठन व वाचन कला में निपुण बनाना, लिपि का ज्ञान छात्रों को करवाना, छात्रों को मौन पठन में दक्ष बनाना, ये मुख्य उद्देश्य हैं। उसके बाद में कुछ और भी उद्देश्य हैं, जैसे तथ्यों को समझना, उन्हें जीवन में उतारने की क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, छात्रों में रचना शक्ति, कल्पना शक्ति, आलोचना शक्ति, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, इनके द्वारा बच्चों के अंदर जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है वो गद्य शिक्षण में आता है। उसके बाद में देखो गद्य शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विधियां हैं वो कौन कौन सी है, कि किस तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं इन विधियों के द्वारा। वस्तु प्रदर्शन द्वारा, वस्तु के द्वारा किसी भी वस्तु को दिखा करके उसका प्रदर्शन किया जाता है और व्याख्या की जाती है, वो गद्य शिक्षण में है। अभिनव द्वारा, पर्यायवाची शब्दों के द्वारा, विलोम शब्द द्वारा, समास विग्रह के द्वारा, संधि विच्छेद द्वारा, उपसर्ग व प्रत्यय के द्वारा, वाक्य प्रयोग द्वारा। तो आप जो हिंदी की व्याकरण पढ़ेंगे उसमें जो भी जैसे वस्तु के द्वारा अभिनव, पर्यायवाची, विलोम, समास, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, इन सभी के द्वारा हम गद्य शिक्षण है वो करवाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण विधियां रहने वाली है। उसके बाद में देखो गद्य शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो हम अर्थकथन विधि, एक व्याख्यान विधि, एक प्रश्नोत्तर विधि। अर्थकथन की बात करें तो अर्थ बताते हैं, पहले अर्थ बताएंगे, ठीक है, जैसे कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे, वाचन करवाएंगे। व्याख्यान विधि के अंदर पैराग्राफ होता है, व्याख्या करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के अंदर क्या करेंगे, प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। तो इस प्रकार से गद्य शिक्षण के अंदर तीन विधि आती है, अर्थकथन विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। अब देखो अगला है पद्य। पद्य शिक्षण का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो क्या रहता है? छात्रों को मनोयोग पूर्वक सुनने योग्य बनाना, उचित लय, गति, स्वर का ज्ञान देना, कल्पना शक्ति का विकास करना, कविता का अर्थ समझने योग्य बनाना और कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये पद्य शिक्षण के मुख्य उद्देश्य रहने वाले हैं। देखो एक बार फिर से, छात्रों को मनोयोग पूर्वक सुनने योग्य बनाना, उचित लय, गति, स्वर का ज्ञान देना, कल्पना शक्ति का विकास करना, कविता का अर्थ समझने योग्य बनाना, कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये मुख्य पद्य शिक्षण के उद्देश्य रहने वाले हैं। उसके बाद में देखो विधि की बात करें तो अभिनव विधि है, गीत विधि है, अर्थबोध प्रणाली है, व्याख्यान विधि है, खंडनव्य विधि है। ये 5 विधि हैं पद्य के अंदर, ठीक है। अभिनव विधि, गीत विधि, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्यान विधि, खंडान्वय विधि। तो ये महत्वपूर्ण विधि रहने वाली है। इन विधियों के अंदर आप अलग अलग देखिए तो बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, उस हिसाब से अभी टाइम कम है, इसलिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट शॉर्ट में पढ़ना है कि कौन कौन सी विधि है। यह तो आप जानते होंगे, अभिनव क्या है, गीत क्या है, अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है, खंडन, तो बीएड कर रखिए तो आपको ये पता है पहले से, ठीक है। उसके बाद में देखो कविता पाठ के अनुसार, एक तो बोध पाठ है, दूसरा रस पाठ। 2 प्रकार के कविता पाठ 2 प्रकार के हैं, एक तो बोध पाठ है, एक रस पाठ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में शिक्षण है ना, एकांकी शिक्षण है, कहानी शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, रचना शिक्षण है। ये और 4 शिक्षण है जिसको भी आप तैयार करना है। तो ये इनको बारे में ध्यान रखना, जो मैंने पहले गद्य और पद्य के बारे में बताया वही चीज इसके अंदर है, ज्यादा इसके अंदर कुछ अलग नहीं दे रखा है, वही बच्चों के अंदर उद्देश्य रहेंगे। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण विधियां हैं इसी प्रकार की इसके अंदर भी, जैसे एकांकी है, एकांकी के अंदर हम बात करें तो एकांकी में कक्षा, अभिनय, रंगमंच अभिनय, व्याख्यान विधि, यही विधियां रहने वाली है। कहानी की बात करें तो कहानी के अंदर चित्र प्रदर्शन किया जाता है, अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली, मौखिक कहानी कथन, वाचन प्रणाली, इस प्रकार से कहानी शिक्षण में होगा। व्याकरण शिक्षण की बात करें तो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेंगे कि ध्वनि का ज्ञान होना, शुद्धता समझना, भाषा का प्रयोग, वाक्य शब्दों का शब्द का अर्थ विद्यार्थियों में योग्य बनाना, ये सभी इसके भी हैं। और व्याकरण शिक्षण की जो विधि है ना वो है आगमन निगमन विधि, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में रचना शिक्षण की बात करें तो रचना शिक्षण में उसी प्रकार से उद्देश्य रहने वाले हैं। और रचना शिक्षण के 2 प्रकार रहते हैं। पहला तो इसके अंदर मौखिक
मौखिक रचना और उसके बाद में दूसरा है लिखित। लिखित और मौखिक दो प्रकार के हैं रचना। उसके बाद में देखो रचना शिक्षण के अंदर उद्देश्य उसी प्रकार से हैं, शुद्ध भाषा, विचारों का क्रमबद्ध क्षमता से विकास करना और निरीक्षण करना, तर्क कल्पना शक्ति का विकास करना, ये रचना शिक्षण में। विधियों की बात करें तो रचना शिक्षण की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, देखो और कहो विधि, शब्द प्रदान विधि, ये विधियां हैं रचना शिक्षण की। अब देखो भाषा शिक्षण के जो उपागम है वो कौन कौन से हैं। भाषा शिक्षण के उपागम से पहले में एक चीज और देखेंगे, इसके सिद्धांत देखेंगे। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, स्व मूल्यांकन का सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो उपागम। उपागम की बात करें तो अभिक्रमित अनुदेशक उपागम है ना, इसके 3 प्रकार हैं। इसमें रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमक जिसको दिया था बीएफ स्किनर 1954 में। रेखिक अथवा बाह्य अभिक्रमक है जिसको दिया बीएफ स्किनर ने 1954 में। शाखीय अथवा आंतरिक अभिक्रमक है जिसको नॉर्मन ए क्राउडर ने 1960 में दिया था। उसके बाद में अवरोही श्रृंखला अथवा मैथेटिक्स अभिक्रमक है जिसको दिया था थॉमस एफ गिलबर्ट ने 1962 के अंदर। तो ये 3 है अभिक्रमक अनुदेशन उपागम है, रेखीय, शाखीय और अवरोही। अब देखो उसके बाद में है दल शिक्षण। दल शिक्षण की बात करें तो दल शिक्षण किसने दिया था, अमेरिका के अंदर इसका विकास हुआ था। सबसे पहले अमेरिका के अंदर दिया गया था दल शिक्षण, और साइंटिस्ट थे कार्लो आल्सन। ठीक है, कार्लो आल्सन के द्वारा दल शिक्षण दिया गया था। इसकी कार्य प्रणाली 3 प्रकार की है। पहली योजना निर्माण, और फिर है व्यवस्था, फिर मूल्यांकन। ठीक है, कार्य प्रणाली 3 प्रकार की, योजना निर्माण, व्यवस्था और मूल्यांकन। इसके प्रारूप भी 3 प्रकार के हैं, जैसे आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। ये 3 प्रारूप है कार्य दल शिक्षण के। कौन कौन से हैं, आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। और कार्य प्रणाली 3 प्रकार की, योजना निर्माण, व्यवस्था और मूल्यांकन। ये 3 इसकी कार्य प्रणाली हो गई। प्रारूप भी 3 प्रकार के हैं इसके अंदर। उसके बाद में देखो भाषा दक्षता का विकास, कौशलों का विकास किस प्रकार से होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चार चीज होती है इसके अंदर भाषा के अंदर। भाषा दक्षता का विकास कैसे करते हैं, कौशल का विकास किस प्रकार से करते हैं, तो इनके अंदर 4 चीज आपको ध्यान रखनी है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इतना विकास हो गया, इसका मतलब भाषा दक्षता विकास और कौशलों का विकास हो गया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखो ग्राह्यतम कौशल की बात करें तो ग्राह्यतम कौशल 2 प्रकार के इसके अंदर। देखो सुनकर समझना तथा ग्रहण करना, सुनकर समझना और ग्रहण करना ग्राह्यतम में कौशल है, ग्रहण करने वाला कौशल है। पढ़कर समझना तथा ग्रहण करना, सुनकर समझना, ग्रहण करना, पढ़कर समझना और ग्रहण करना, यह ग्राह्यतम कौशल है, ग्रहण करने वाला कौशल है। उसके बाद में 2 नंबर पर दे रखा है अभिव्यंजनात्मक कौशल। अभिव्यंजनात्मक कौशल कौन से है, जो बोलकर अभिव्यक्त करते हैं और लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, ये अभिव्यंजनात्मक कौशल हो जाएंगे। उसके बाद में देखो श्रवण कौशल आता है। श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, लेखन कौशल, पठन या वाचन कौशल, ये 4 प्रकार और इसके हैं। श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, लेखन कौशल, पठन या वाचन कौशल। ये कौशल किस प्रकार से होते हैं। श्रवण कौशल की बात करें तो दोस्तों सुनने वाला कौशल है, किसी चीज को जो पढ़ाया जाता है उसको सुन करके हम जो बच्चे का विकास करते हैं, जो उसकी सुनने के द्वारा ही उसका विकास किया जाता है, कौशल विकास किया जाता है, तो वह श्रवण कौशल में आएगा। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की बात करें तो मौखिक तरीके से उसको समझाया जाता है, उसका विकास किया जाता है। उसके बाद में लेखन की बात करें तो लिख करके उसका विकास किया जाता है। पठन की बात करें, पठन वाचन उससे पढ़वाया जाता है, और पढ़वाने के बाद में जो विकास होता है वह क्या कहलाता है, पठन या वाचन कौशल होता है। वाचन कौशल के प्रकार कौन कौन से हैं, ये एक बार एग्जाम में पूछा था। वाचन कौशल के प्रकार कितने हैं, सहस्वर वाचन, मौन वाचन और अध्ययन वाचन। सहस्वर वाचन, मौन वाचन और अध्ययन वाचन। सहस्वर वाचन है, ये 2 प्रकार का है, व्यक्तिगत और संवेद या सामूहिक। सहस्वर वाचन है व्यक्तिगत, संवेद और सामूहिक। अब हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक कैसे तैयार करते हैं हिंदी के अंदर, हिंदी शिक्षण में। टाइप है इसके 2, एक तो सूक्ष्म अध्ययनार्थ पुस्तकें, एक है विस्तृत अध्ययनार्थ पुस्तकें। एक तो छोटी पुस्तकें होती है और एक विस्तृत पुस्तकें होती है। ये 2 प्रकार है पाठ्य पुस्तक के। गुण की बात करें तो गुण इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, अभियांत्रिक और बाह्य। अभियांत्रिक और बाह्य इसके 2 गुण हैं। दोष की बात करें तो एक तो है प्रयोजनहीनता, अनुपयुक्तता, निरसता और अशुद्ध, कुसंपादन और निर्थकता, ये इसके दोष हो जाएंगे। उसके बाद में मूल्यांकन आता है लास्ट में। मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं, तो मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन बराबर होता है मापन प्लस मूल्य निर्धारण। मापन प्लस मूल्य निर्धारण क्या होता है, मूल्यांकन होता है। मापन की बात करें तो संख्यात्मक व परिमाणात्मक
संख्यात्मक व परिमाणात्मक है ना, परिमाणात्मक ये मापन होता है। और मूल्य निर्धारक की बात करें तो गुणात्मक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो उद्देश्य क्या होता है, तीनों जो त्रिआकृति है, इसके द्वारा एक दूसरे के संबंध रहते हैं। मूल्यांकन के किस प्रकार से संबंध है, जैसे ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, मूल्यांकन विधि है, प्रविधि है और अधिगम अनुभव, यानी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उद्देश्य के बिना मूल्यांकन अधूरा है, प्रविधि अधूरी है और मूल्यांकन के बिना अधिगम और अनुभव अधूरा है। तो ये तीनों चीज कनेक्ट है, संबंध है इन तीनों का। तो उद्देश्य का संबंध अधिगम और अनुभव से है और अनुभव और अधिगम का संबंध मूल्यांकन है, विधि से है। तो इस प्रकार से हमें देखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखो प्रविधि का वर्गीकरण। प्रविधि का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक तो परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधि, एक है गुणात्मक प्रविधि। परिमाणात्मक या संख्यात्मक विधि, गुणात्मक और प्रविधि, ये दो प्रकार की प्रविधि है। देखो परिमाणात्मक संख्यात्मक जो प्रविधि है ये तीन प्रकार की है। लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है, एक प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। ये परिमाण के द्वारा होती है, ये गुण के द्वारा होती है। एक तो परिमाण के द्वारा हो गई, एक गुण के द्वारा हो गई प्रविधि। तो लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षा। लिखित के अंदर कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो निबंधात्मक आता है, एक वस्तुनिष्ठ आता है, एक अति लघुतरात्मक आता है, एक लघुतरात्मक आता है। ये चार प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसके द्वारा लिख करके हम लिख करके परीक्षा लेकर के बच्चे के अंदर देख सकते हैं कि इसका परिमाण किस तरह से होगा। ये एक मूल्यांकन किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। मौखिक से आप समझते होंगे, मौखिक जो प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग करवाए जाते हैं, प्रयोग होने के बाद में जो मौखिक परीक्षा ली जाती है उसके द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद में प्रयोगात्मक परीक्षण प्रयोग करवाया जाता है लैब के अंदर, तो उसके हिसाब से भी मूल्यांकन किया जा सकता है। तीन प्रकार से कर सकते हैं, लिख करके, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षण। और निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक, ये लिखित परीक्षा के अलग अलग पार्ट होंगे, अलग अलग प्रश्नों के प्रकार होंगे। अब प्रविधि गुणात्मक, गुण के आधार पर देखिए तो अभिवर्ती मापनी, समाजमिति, अवलोकन, आकस्मिक निरीक्षण, जांच, सूची, साक्षात्कार, संचयी अभिलेख, प्रश्नावली, क्रम निर्धारण मापनी, इनके द्वारा हम गुण का पता लगा सकते हैं बच्चे के अंदर। अभिवर्ती मापनी, समाजमिति, अवलोकन, आकस्मिक निरीक्षण, जांच, सूची, साक्षात्कार, संचयी अभिलेख, प्रश्नावली और क्रम निर्धारण मापनी के द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है गुणों का। तो ये था हिंदी शिक्षण का महत्वपूर्ण पार्ट, मैंने शॉर्ट तरीके से आपको समझाया है। ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर आप नए हो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको संस्कृत की शिक्षण वीडियो से रिलेटेड वीडियो मिलने वाला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नई क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।